नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खेला शुरू क्योंकि लिस्ट आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की मोस्ट अवेटेड लिस्ट जारी कर दी गई और इसमें कुल 16 राज्यों समेत 2 यूनियन टेरिटरीज और दरअसल 195 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। सबसे बड़ा पहलू उसमें क्या दिख रहा है, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें वाराणसी से है, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से। ये दोनों नाम तय माने जा रहे थे और लिस्ट में ठीक हूबहू वैसा दिखा। किरण रिजिजू एक बार फिर से अरुणाचल से चुनाव लड़ेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था सोनोवाल ने, तब वो असम गण परिषद में हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जब सीएम फेस यहां बदला गया, हेमंता को मौका दिया गया असम में मुख्यमंत्री बनने का, तो सर्बानंद सोनोवाल को राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा के साथ साथ वो केंद्रीय कैबिनेट में आए और इस बार राज्यसभा की बजाय वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। डिब्रूगढ़ से ये माना जा रहा था और उसी संभावनाओं के हिसाब से उनका नाम यहां पर दिखा। प्रवीण खंडेलवाल बड़े व्यापारी नेता हैं, दिल्ली में चांदनी चौक से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे बड़ा जो फेरबदल दिख रहा है बीजेपी के लिहाज से लिस्ट में, वो दिल्ली से दिख रहा है, जहां बीजेपी ने कई सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को इस बार मौका नहीं दिया गया, उनकी जगह पर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। इसी तरह से प्रवीण खंडेलवाल, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, व्यापारी नेता माने जाते हैं और चांदनी चौक व्यापारियों का गढ़ है। अब आपने देखा ही होगा तस्वीरों के जरिए, इसी वजह से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। ये तस्वीरें उस जश्न की हैं जिनको माना जा रहा है कि आधी जीत बीजेपी ने अभी से तय कर ली है इस रणनीति के हिसाब से। किसको टिकट मिला ये समझिए और किसका टिकट कटा ये भी समझना होगा। हालांकि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर ही यहां नए उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से रणनीति अपनाई जाएगी कि सिटिंग सांसदों में से लगभग 30% सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। ये टिकट जिनका कटा, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, मंत्रालय गया, अब सांसदी भी गई। प्रवीण खंडेलवाल को यहां से टिकट दिया गया है चांदनी चौक से। ये दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी ने 5 पर ऐलान किया, 2 सीटें अभी बीजेपी ने घोषित नहीं की है। इसी तरह से दिल्ली में ही रमेश बिधूड़ी, याद करिए किस तरह से कुंवर दानिश अली के खिलाफ बयानबाजी करके चर्चा में आए तो उनका टिकट कटा। इसी तरह से पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा संगठन में भी रहे, पार्टी का नेतृत्व उन्होंने किया और प्रवेश वर्मा की जगह अब टिकट दिया गया है कमलजीत सहरावत को। मनोज तिवारी को हालांकि रिपीट किया गया है। रामवीर बिधूड़ी विधायक थे और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाते थे, अब दिल्ली में ही सांसद भेजने का उनको ये एक तरह से मौका दिया गया है। रमेश बिधूड़ी बयानबाजी की वजह से पिछड़े। आलोक शर्मा महापौर हुआ करते थे राजधानी भोपाल में ही। साध्वी प्रज्ञा, याद करिए किस तरह से महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी और प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, खामियाजा भुगता। साध्वी प्रज्ञा एक्टिव भी नहीं थी। दिग्विजय सिंह को 2019 में हराया था 6 लाख वोटों से, लगभग बड़े मार्जिन से। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है। किन किन लोगों को टिकट दिया गया, किनका टिकट कटा, ये समझिए। लगातार हम लिस्ट बता रहे हैं और इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां 80 लोकसभा सीटों में से 51 पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तमाम पुराने सांसदों को रिपीट किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, कैराना की बात कर लीजिए। कैराना बीजेपी लगातार हारती रही है। ये वो सीट है जहां बीजेपी हुकुम सिंह के बाद सांसद जिताने की कोशिश के बावजूद हार गई। यहां पर कैराना में पिछली बार दरअसल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गली गली जाकर प्रचार किया था, विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाला था। उस कैराना से इस बार बीजेपी ने प्रदीप कुमार को टिकट दिया है। अगली सीट बीजेपी इसी तरह से मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पिछली बार अजीत सिंह के परिवार से 6000 वोटों से वो जीते थे। इस बार फिर से उनको टिकट इस वजह से दिया गया क्योंकि आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है, वरना विधानसभा में मुजफ्फरनगर में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। 5 विधानसभाओं में से बीजेपी के पास इस वक्त सिर्फ 1 विधायक हैं, कपिल देव अग्रवाल, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इसके बावजूद उनको रिपीट किया गया है। नगीना में एक नया चेहरा दिख रहा है ओम कुमार का। नगीना बिजनौर से सटी हुई लोकसभा है और यहां पर एससी प्लस मुस्लिम वोटर लगभग 70% हैं। इसी वजह से बीजेपी ने सुरक्षित सीट पर एक पिछड़े दलित चेहरे को यहां से उतारा है। रामपुर आजम खान की सीट हुआ करती थी। घनश्याम लोध यहां से उपचुनाव में जीते थे, 2019 में बीजेपी हारी थी। घनश्याम लोध को फिर से मौका दिया गया। संभल, जहां पर हाल ही में सांसद बर्ग का निधन हुआ और 2014 में बीजेपी यहां से जीती थी, एक बार फिर से यहां पर एक नए चेहरे के तौर पर परमेश्वर लाल सैनी को देखा जा रहा है। अमरोहा से सिटिंग सांसद कंवर सिंह तंवर, इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, फिर से मौका मिला। कई नाम इसमें रिपीट हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को आगरा से फिर से टिकट दिया गया। हेमा मालिनी फिर से रिपीट हैं। एटा से राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं और फिर से इनको रिपीट किया गया है।
इसी तरह से बड़े नामों में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो खीरी लोकसभा सीट है। अजय मिश्रा टेनी जो किसान कांड से चर्चा में आए थे, उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में क्लीन स्वीप कर लिया था। इस वजह से उनकी छवि अच्छी है, भले वो मीडिया में चर्चा रहे बेटे के कांड की वजह से, लेकिन उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से उन्नाव में साक्षी महाराज लगातार कह रहे थे कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। लखनऊ की सीट से राजनाथ सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार है, तीसरी बार। किसी जमाने में अटल जी यहां से लड़ा करते थे। और इसी तरह से कौशल किशोर को भी मौका दिया गया है, केंद्रीय मंत्री हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी, लेकिन रायबरेली की सीट अभी घोषित नहीं की गई है। विष्णु प्रिया जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विष्णु प्रिया जी, किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को? देखिए, एज वी ऑल नो स्ट्रैटेजिकली तैयार की गई है। एंड एक चीज़ और हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले बीजेपी की लिस्ट आना ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा एक शौक ही है, बिकॉज और चैलेंज भी है, क्योंकि अब उन्हें और जल्दी काम करना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से पहले भी जारी कर दिया था। अभी मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कांग्रेस एंड बीजेपी, यस। तो बिकॉज कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बीजेपी से ही मुझे लगता है वो सीधा सीधा कंपटीशन जिससे चाहती है वो बीजेपी से ही चाहती है। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग। एंड दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी है। 195 की ही लिस्ट आई है खैर अभी तो, बट इसमें भी हम देख रहे हैं महिलाएं हैं, ओबीसी है। ओबीसी पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती थी कि फिर हम बोलते थे चलिए हमारे प्रधानमंत्री, और बट अब देखिए ओबीसी लीडर्स की तादाद भी ज़्यादा है जो लिस्ट में आई है। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के ये मूव चला है। महिला होने के नाते आपको लगता है कि 13% 14% जो भी आंकड़ा फिलहाल दिख रहा है ये और बढ़ना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिहाज से? एब्सोल्युटली बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी। मतलब हम सडनली सब चीज़ चेंज नहीं कर सकते या फिर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो चेंज हो। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी भी। मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ महिलाओं और पुरुषों की बात नहीं, यहाँ पे काबिलियत की भी बात है। तो रिकॉग्निशन मिल रही है, जो काबिल लोग हैं उनको उनका मौका मिल रहा है। और बांसुरी स्वराज का इसी सिलसिले में नाम देखा जा रहा है। और आज जब वो बोल रही थी ऐसा लग रहा था कि शायद हम सुषमा स्वराज को फिर से सुन पा रहे हैं। उनकी आवाज, उनका लहजा, उनकी बोलने का जो पूरा स्टाइल था वो सुषमा स्वराज की पूरी तरह से याद दिलाता है। कार्यकर्ता देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर को माला पहना रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, कई सांसदों को मौका दिया गया है। कुछ सीटें अभी खाली हैं, जैसे गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह की जो सीट है उस पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा चल रही है। और अरुण सिंह जैसे किसी उम्मीदवार को भी यहां पर उतारा जा सकता है। रायबरेली में अभी मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार से विधायक थे, समाजवादी पार्टी के विप थे, उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई। इस वजह से संभावना जाहिर की जा रही है कि बीजेपी ब्राह्मण चेहरा खोज रही थी और रायबरेली में मनोज पांडे आ गए हैं, तो उनके नाम पर चर्चा चल रही है। लेकिन इस वजह से इस सीट पर अभी बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। ज्यादातर सीटें जो हैं या तो बीजेपी की सिटिंग एमपीज पर जनता का भरोसा था, नमो ऐप के जरिए अच्छा फीडबैक आया, उनको मौका दिया गया है, या बीजेपी जो डी कैटेगरी की सीट थी जहां पर लगातार हार रही थी, या 2014 के लहर के अलावा बीजेपी हारती रही है, तो वहां पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। रामशंकर सिंह कठेरिया कभी आगरा से सांसद हुआ करते थे, उनकी सीट बदली गई थी इटावा, इस बार फिर से इटावा दिया गया। सुब्रत पाठक यादव फैमिली यहां से कन्नौज से लड़ेगी माना जा रहा है, और अखिलेश यादव या तो मैनपुरी या आजमगढ़ और कन्नौज तीनों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि एक जगह उम्मीदवार उतार दिया गया है, लेकिन कन्नौज में सुब्रत पाठक पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। इसी तरह से अकबरपुर से सिटिंग देवेंद्र सिंह भोले को मौका दिया गया, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को मौका दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर चर्चाएं इस वजह से ज्यादा थी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया है। साध्वी प्रज्ञा के टिकट कटने के पीछे दो वजह मानी जा रही है, उनका पॉलिटिकली एक्टिव न होना, दूसरा उनकी तरफ से बयानबाजी, और यही नुकसान उठाना पड़ा रमेश बिधूड़ी को भी, जो उन्होंने बयानबाजी की थी। लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति ने अपनी बात को लेकर माफी मांगी थी। उन्होंने लास्ट में संसद ने यह कहा कि मेरी इस तरह से इस परिवेश से मैं आती हूं जहां भाषाएं थोड़ी चुनौती हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है
देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति को, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार। शब्द नहीं है मेरे लिए, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरे लिए बहुत बड़ा आप कहिए कि सरप्राइज़ है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को दी है। मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है। तो 195 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। अलग अलग समीकरण आपने समझे।